कि जी का राज है और एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है, उसमें सारे उस समय के मंत्रियों का, ऑफिसर्स का, नेताओं का, सबका इन्वॉल्वमेंट रहता था। तो अलग से अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं लालू जी का आदमी हूँ। उसको बहुत कंट्रोल करके रखा है। इसके पहले लालू जी का पीरियड था, जंगल राज, अंधकार युग। तो मैं सर्विस छोड़ के निस्वार्थ भाव से इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए आया हुआ हूँ। कोशिश कर रहा हूँ। बसें लूटी जाती थी, ट्रेन लूटा जाता था, मर्डर होता था और गाँव में जा के घर लूट लेते थे। एक गरीब आदमी भी साइकिल पे चला जा रहा है तो उसकी साइकिल लूट ली जाती है। साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता सिटी न्यूज। बक्सर में इन दिनों विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बहुत सारे लोग प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं और बक्सर के विधानसभा चुनाव को लेकर, गतिविधियों को लेकर हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अभी हमारे साथ पूर्व RIS विनोद चौबे जी हैं अभी हमारे साथ, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे और बक्सर के तमाम मुद्दों पे बात करने का प्रयास करेंगे, बक्सर के विकास को लेकर बात करने का प्रयास करेंगे। और पहले तो स्वागत करते हैं। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। सर, बक्सर चुनाव, विधानसभा चुनाव काफी सुर्खियों में रहता है। क्या लग रहा है कि इस बार जो भी नेता आते हैं बक्सर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, वो बक्सर को ठगते हैं या बक्सर को सच में बदलने का प्रयास करते हैं? देखिए, जो बक्सर में जो भी नेता हुए हैं, चाहे MLA और MP, तो उसमें क्या है कि लोगों के मन से और दिल से ये भाव होना चाहिए कि बक्सर को कैसे आगे बढ़ाया जाए। बक्सर जिला ही नहीं, पूरे शाहाबाद क्षेत्र, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है एक समूह की तरह, मतलब एक यूनिट है। तो पूरे क्षेत्र को ध्यान में रख के इनको काम करना चाहिए, दिल से और मन से, तब जाके बक्सर का विकास होगा। बट कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। बक्सर के लिए लोगों को, जनता का सेवा करने के लिए IRS रह चुके हैं, उसके बाद इस्तीफा दिए, क्या ये सब गतिविधियां रहा है? देखिए, मैं तो बक्सर की सेवा के लिए, चूँकि हमारी मातृभूमि है, हमारे सारे सगे-संबंधी, हित मित्र, पूरा समाज जो है, उस इस पूरे बक्सर और शाहाबाद क्षेत्र को मैं अपने परिवार की तरह ट्रीट करता हूँ, उसकी तरह मैं समझता हूँ। तो मैं सर्विस छोड़ के निस्वार्थ भाव से इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए आया हुआ हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और चूँकि हमारा जो ये समाज है, बक्सर जो है, बक्सर एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये पूरा अपने प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है, पौराणिक काल से जुड़ा हुआ है, अपने ऐतिहासिक शहर है, सब कुछ यहाँ पर है। तो इसको हम अपने मन के अंदर बैठा के रखेंगे, अपने दिल में रखेंगे और उसको, मतलब उसके हिसाब से हमारे पास एक विज़न होना चाहिए, बक्सर को कैसे आगे बढ़ाना है। तो मैं यही सब सोच के आया हूँ, छोड़ के सर्विस जॉइन किया। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, 2013 से जुड़ा हुआ हूँ और अपना काम कर रहा हूँ, सामाजिक कार्य जो भी होता है मेरे से, जो मेरी सामर्थ्य है, उसके आधार पर मैं काम करता हूँ। सनातन का बात करते हैं। सनातन का उद्धार होगा, सनातन को लेकर बक्सर में पर्यटक स्थल बनेंगे, पर चुनाव जाते ही ना सनातन दिखता है और ना ही कोई पर्यटक स्थल। नहीं, मैं तो सदा प्रयास करता रहा हूँ। मैं कुछ समय पहले हमारे जो माननीय गवर्नर साहब हैं, आरिफ मोहम्मद खान साहब, तो हमने वहाँ जैन धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, इन सब के पंडित पुजारियों को लेकर मैं गया था, ज्ञापन दिया हूँ और उसमें काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई गवर्नर साहब से। हमारी उसमें 3 मुख्य मांगें थी। पहली मांग थी कि बक्सर को एक आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्र की तरफ विकसित किया जाए और इन माने सही मामले में इसको धार्मिक और या आध्यात्मिक राजधानी बिहार का बनाया जाए। जैसे और शहर हैं, आपका उज्जैन धाम है, अयोध्या धाम है, काशी धाम है, हाँ, इसी की तर्ज पर इसको भी विकसित किया जाए। अब इसका उद्देश्य क्या है? गवर्नर साहब ने काफ़ी डिटेल में पूछा कि आपको इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? तो मैंने बताया कि देखिए, एक पर्यटन स्थल की तरह अगर इसको, धार्मिक पर्यटन स्थल की तरह अगर विकसित किया जाएगा, तो बहुत सारे रोज़गार मिलेंगे, जिसका एग्जाम्पल सामने काशी है, प्रयागराज है, अयोध्या है, उज्जैन है। आपको आपको मालूम होगा कि प्रयागराज में अभी महाकुंभ हुआ था, तो वहाँ चूँकि गंगा जी और यमुना जी, सरस्वती जी का संगम है, संगम स्थल पर प्रयागराज महाकुंभ हुआ था प्रयागराज में। तो एक नाविक जो है ना, वो भी जो न्यूज़ में आया था जैसा, वो भी 20 से 30 करोड़ रुपए कमा लिया उस पीरियड में। जहाँ तक वहाँ पे महाकुंभ का बात होकर, और बक्सर के लोगों को लास्ट में लॉलीपॉप मिल जाता है। नहीं है, ये सरकार, देखिए, ये सरकार सजग है और निश्चित रूप से सरकार कुछ ना कुछ कर रही है, करेगी। अभी आपको मालूम है, लेटेस्ट 24 करोड़ 42 लाख रुपया
विश्वामित्र पार्क बनाने के लिए सरकार की ओर से दिया जा रहा है, तो आप कैसे बोलेंगे कि केवल लॉलीपॉप? ये तो अभी शुरुआत है। दूसरी एक और बात मैं इसमें जोड़ दूंगा कि हमने जो प्रयास किया था, गवर्नर साहब का जो अधूरा रह गया मेरी बात, तो उनको दूसरा मैंने जो ज्ञापन दिया था उसमें था कि पंडित पुजारी और पुरोहितों को मासिक भत्ता दिया जाए। तीसरा था कि जो मंदिरों का जो सर्वे हुआ है बिहार में, उसमें वो जो फिगर आया है, BSBRT एक संस्था है, न्यास संस्था, उसने सर्वे कराया था। तो जो फिगर दिया है 2,500 के करीब, उसमें रजिस्टर्ड मंदिर हैं, 2,500 अनरजिस्टर्ड मंदिर है। तो ये फिगर देखने से ही कोई समझ सकता है, एक बक्सर जिले में ही 2,500 से ज़्यादा अनरजिस्टर्ड मंदिर होंगे। तो हमारी मांग थी कि सारे मंदिरों का सर्वे किया जाए, उसका जो संरचना है, कब बना, कितनी जमीन है, वहाँ पंडित पुजारी कौन है, इसका ब्यौरा फिर से दर्ज किया जाए। उसके बाद अभी देखिए ये, और गवर्नर साहब ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया, बोला कि आप पहले व्यक्ति हैं जो कि इस मुद्दे को उठा रहे हैं, और इसमें मैं निश्चित रूप से, आपका बहुत अच्छा विजन है और हम निश्चित रूप से सहयोग करेंगे और सरकार के ऊपर दबाव बना के करेंगे। उसके बाद हमने इसी दबाव को दबाव बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे सनातन महासम्मेलन कराया था। देखिए प्रयास बहुत लोग कर रहे हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि ये जन आंदोलन की तरह है। सबका सहयोग चाहिए, सबके समर्थन से, सबके भागीदारी से यह मुद्दा जो है आगे बढ़ेगा और हमें कुछ उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन इसको एक कंक्रीट शेप देना पड़ता है। आप मान लिया कि किसी चौराहे पे खड़े होकर बोलने लगें या चारों तरफ घूमने लगें, तो इससे नहीं होता। इसको एक कंक्रीट शेप, जो कि हमने गवर्नर साहब को मतलब उसी प्रोसेस में हमने गवर्नर साहब को ज्ञापन दिया, उसका उनके ऊपर, उन्होंने सरकार के ऊपर दबाव बनाया। तो हमें तो लगता है, और उसमें हमने सनातन महासम्मेलन कराया जिसमें सारे बक्सर की सारी जनता को उसमें इन्वॉल्व किया कि सबका उसमें साथ रहे, और हमें लगता है कि उसी के दबाव से यह जो आगे कदम उठाया गया, सरकार ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। लेकिन ये हमारे लिए ये पर्याप्त नहीं है। जैसे लोग बोल रहे होंगे ना कि हमने बहुत बड़ा काम करा दिया, ये करा दिया, बहुत लोग क्लेम कर रहे हैं। हम मेरी क्या सोच है कि बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा कदम है, लेकिन इसको सरकार बढ़ा के, जैसे पुनौरा धाम के लिए 1,000 करोड़ दिया है, उसी पैटर्न पे बक्सर को भी 1,000 करोड़, 1,500 करोड़, जितना हो सके वो दे, और बक्सर को एक धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन स्थल की तरह विकसित किया जाए। 12 सालों से भाजपा से साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा को समय दिए हैं। क्या लगता है बक्सर विधानसभा चुनाव में इस बार टिकट की दावेदारी करेंगे? देखिए हम तो निरंतर काम कर रहे हैं और जन सेवा में लगे हुए हैं। तो हमारा उद्देश्य केवल टिकट ही नहीं है, समाज सेवा है। वो पार्टी का निर्णय है, पार्टी क्या सोच रही है, किसको उतारेगी, कौन उनके लिए सही है, वो बिल्कुल पार्टी का निर्णय है। उसमें, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। पूर्व IRS विनोद चौबे जी, तो अब लोग सोच रहे हैं सही, अगर सोचेंगे, पार्टी सही सोचेगी, तो जो भी दायित्व मेरे को देगी पार्टी, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मेरे को मतलब मैं कुछ भी करने के लिए, कोई भी समाज सेवा, समाज से संबंधित कोई भी विषय हो, कोई भी काम हो, करूँगा उसको। लालच नहीं है टिकट का? नहीं, 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 ये लोभ लालच से करता रहता तो मैं और भी मौके आए, लेकिन मैं निरंतर काम कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से देखिए, मैं बक्सर को हमेशा एक अपने माइंड में, एक बक्सर को आगे बढ़ाने के लिए, तो बक्सर मतलब केवल ये मत सोचिएगा कि बक्सर शहर, बक्सर का मतलब बक्सर जिला, शाहाबाद। तो उसको लेकर हमारे मन में हमेशा एक विजन रहा है कि इस पूरे क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाया जाए। बीच में पहले हमने मांग भी किया था कि शाहाबाद विकास प्राधिकरण बनाया जाए, क्योंकि शाहाबाद जो एरिया है ना, एक तरफ से कर्मनासा, एक उत्तर में गंगा जी, इधर सोन नदी, इससे घिरा हुआ है ये पूरा क्षेत्र। और यहाँ का कल्चर जो है, और जो खेती बाड़ी है, और जो भी यहाँ पे काम, उद्योग धंधे हैं, सब जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो उसको ध्यान में रख के ही हमने कोई भी काम किया है। बक्सर में इतने दिनों से है, बक्सर को देखे हैं, बक्सर के मतलब क्या लगता है कि बक्सर में सबसे बड़ा कमी क्या है? कमी, अभी तो बहुत कुछ हो रहा है, ये सरकार कर रही है, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं है। तो सरकार भी को मालूम है कि और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है ना। तो अभी जैसे कि अब ये सरकार की सबसे बड़ी देन क्या है, आप देखिए, लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर को बहुत कंट्रोल करके रखा है। इसके पहले लालू जी का पीरियड था, जंगल राज, अंधकार युग। उस समय हम 6 बजे यहाँ पे, चूँकि सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, पूर्वी क्षेत्र में है, तो 5:30 बजे, 6 बजे, जाड़े में तो और जल्दी हो जाता है, 6 बजे सूर्यास्त हो जाता था। 6 बजे के बाद एक भी आदमी नज़र नहीं आता था। मैं कारवां वाले राज में जिया हूँ, मतलब यंग एज में। कारवां में गाड़ियाँ चलती थी। पटना से सासाराम जाना रहता था,
तो आरा जाते जाते वहाँ पे कारवां बन जाता था, 10, 15, 20 गाड़ियाँ जमा हो जाती थी और पुलिस फोर्स लगती थी, अगले पुलिस स्टेशन को हैंड ओवर करती थी। उसके बाद वो और आगे जाती थी विक्रमगंज, फिर वहाँ से नोखा। तो जो 7, 7:30 बजे रात में जो यात्रा चालू करते थे शाम को, सुबह 5 बजे सासाराम पहुँचते थे। तो हम वो पीरियड भी देख चुके हैं। तो हमें मालूम है ना कि लॉ एंड ऑर्डर जो है, ये देखिए बहुत कंट्रोल। अभी छिटपुट घटनाएं हो जाती हैं, वो तो कोई भी सरकार, कोई भी समाज, कोई भी देश कभी भी नहीं रोक सकता है। छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं। मतलब आपका कहना है कि जितने दिनों से लालू जी बिहार को अंधकार में हाँ, बिल्कुल, कोई शक ही नहीं है। कोई आप चूँकि यंग एज के हैं, आप पुराने लोगों से पूछ लीजिए। बसें लूटी जाती थी, ट्रेन लूटा जाता था, मर्डर होता था और गाँव में जा के घर लूट लेते थे। एक गरीब आदमी भी साइकिल पे चला जा रहा है तो उसकी साइकिल लूट ली जाती थी। थे क्या लालू? उसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। सब लोग समझते थे कि लालू जी का राज है और एक ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम हो रहा है। उसमें सारे उस समय के मंत्रियों का, ऑफ़िसर्स का, नेताओं का, सबका इन्वॉल्वमेंट रहता था। तो अलग से अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं लालू जी का आदमी हूँ। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो है वो किसकी ज़िम्मेदारी है? राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है। मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं उनके, उनका प्रशासन है, उसकी ज़िम्मेदारी है ना। और देखिए दोनों 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है छिटपुट घटनाएँ, कहीं कोई मर्डर हो गया, कोई भाई-भाई लड़के मार दिया, चाचा को मार दिया, ये इंडिविजुअल घटनाएँ होती हैं। ये सामाजिक व्यवस्था से रिलेटेड है। और कहीं ऑर्गेनाइज़्ड ढंग से होता है, बस को जाके लूट लिए, ट्रेन को लूट लिए। तो इस तरह का क्राइम बहुत बढ़ गया था उस समय। अब देखिए जब से ये एनडीए की सरकार है, बहुत शांति है। आप दूसरी चीज़ जो बोल रहे थे ना कि और परिवर्तन क्या हुआ है? अब माने इस सरकार में क्या अच्छा है? अभी देखिए कि रोड का नेटवर्क पूरे बिहार में किस तरह बन गया है, पुल का नेटवर्क। हम लोग पटना से बक्सर आने में हर बक्सरवासी भोग चुका है कि 5-5 घंटे, 7-7 घंटे आते थे। कोइलवर ब्रिज जाम होने से कितने लोगों को जो इलाज के लिए बक्सर से पटना जाते थे, उनका देहांत हो जाता था। तो अभी देखिए 2.5 घंटे में, 2 से 2.5 घंटे, अभी जो दानापुर और बिहटा के बीच का रोड जब ठीक हो जाएगा तो मैक्सिमम 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। नहीं, ये पार्टी का निर्णय है। हम लोग एक कार्यकर्ता है ना, छोटे कार्यकर्ता हैं, तो हमारा दायरा बहुत ही सीमित है। और ये बड़े नेताओं का निर्णय है जो हमारी पार्टी के हैं। एनडीए जो है, एनडीए सही मायने में एनडीए निर्णय लेगा ना, और भाजपा निर्णय लेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसके बारे क्या में? लगता है कि बक्सर का विकास करेंगे विनोद चौबे? अरे निश्चित रूप से, मैं तो एक विजन के साथ चल रहा हूँ। पिछले दिनों मैं मिला था जाके ये जो अपने डीएम साहब हैं, उनसे मिला था। तो इस बारे में डिस्कशन हुआ, तो मैंने पहला पॉइंट जो रखा, जो बक्सर के लिए आज भी सबसे ज़रूरी है। अब पता नहीं और लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं, या प्रशासन अच्छी तरह सोच रहा है कि नहीं, कि बक्सर का एक टाउन प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। पहला काम, कुछ भी विकास का काम करने जाइए, सबसे पहले टाउन प्लानिंग ज़रूर करना चाहिए। और मैं अभी गौर फिर से मिलूँगा डीएम से, यहाँ के जो डीएम साहब हैं उनसे मिलके, और उनके ऊपर फिर से दबाव बनाऊँगा कि आप टाउन प्लानिंग ज़रूर कीजिए। बहुत सारे लोग पैर भी खींचते हैं। किसका? जैसे अपने ही पार्टी के कुछ ऐसे कार्यकर्ता होते हैं कि कुछ अगर आगे निकल रहे हैं तो पैर खींचने वाले पीछे से बहुत सारे। ये देखिए, इसको बोला जाएगा कि ये सामाजिक विसंगति है। कहीं कोई भी आगे बढ़ता है तो 2-4 लोग पैर खींचते हैं। क्या लगता है तो कि इसमें विनोद चौबे आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे पैर खींचने नहीं, वाले नहीं, ये कोई आगे बढ़ने वाला आदमी ये सब सोचने लगे तो आगे चलेगा ही नहीं, बढ़ेगा ही नहीं। तो ये सब चीज़ें तो इनका कोई महत्व नहीं है कि पैर खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे। ये तो आप कुछ भी, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, 1-2 लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे। ये कहाँ बनारस क्यों पढ़ने गया, पटना क्यों गया, बक्सर में ही पढ़ना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें, वही हुई ना पैर खींचने की बात करें। आप दिल्ली चले जाइए पढ़ने तो बोलेंगे कि दिल्ली क्यों गया। तो पैर खींचने वाली बात तो ये सब डिस्कशन का पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो अभी हमारे साथ आईआरएस विनोद चौबे जी थे और इनसे हमने बातचीत किया। बातचीत करने के क्रम में अभी बताया कि बक्सर का विकास किस तरीके से होगा और बक्सर विधानसभा से अगर इनको मौका मिलता है तो बक्सर को क्या, बक्सर सच में उस तरीके का धार्मिक और धार्मिक बनाकर बक्सर को देंगे और बक्सर के जनता के जितने भी वादे हैं उन पे खरे उतरने का प्रयास करते हैं विनोद चौबे जी। इनसे हमने बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा और आप लोग बताइए, कमेंट में अपना प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या आप लोगों को और बक्सर को लेकर क्या विकास की जरूरत है। फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए, देख रहे थे जनता सिटी न्यूज़। धन्यवाद।